उसको आप कभी उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप राइट नहीं दिखा सकते। मतलब आप कहने का मतलब है कि आप उस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। वो मैटर स्टेट का है, स्टेट चाहे राज्य। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और मेरे कॉलीग्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल कंटेम्प्रोरी टॉपिक पे की वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें कोई भी आपके सब्जेक्ट का जो भी स्टूडेंट होंगे, जैसे जो यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, मेंस का, बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आज का बिल्कुल एक करंट टॉपिक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं। मैं एक अलग तरीके से आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सामान, सिविल मतलब नागरिक, कोड मतलब कानून, एक तरीके से समझ लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं कि सभी इंसानों के लिए, सभी जो भी इंडिया में जितने भी किसी भी धर्म समुदाय के लोग रह रहे हैं, या फिर वो अमीर हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, सबके लिए क्या होना चाहिए? सिविल एक कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होप्स हो कि आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें इस वीडियो पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ बातों को समझाता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब सरकार जब अंग्रेजों के जमाने की थी, तो उनका मेन टारगेट क्या था? इंडिया में आओ, इंडिया से बिजनेस करो, इंडिया के सारे पैसों को लेकर चले जाओ, अपने देश में लेके चले जाओ, सारे जो भी यहाँ का वेल्थ था उसको लेके जाओ। उनको यहाँ के लोगों के जो रहन सहन है, रीति रिवाज, जो कल्चर, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं तो वो आपको परेशान करते थे, वो आपको अपना कानून चलाते थे। उन्हीं का ये दिया हुआ कानून है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसको हम जानते हैं, अंग्रेजों ने दिया था। हालांकि ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने कुछ काम नहीं किया था। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर अंग्रेजों ने ये सती प्रथा को खत्म करवाया। देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव जो अंग्रेजों ने अपने टाइम में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनका मेन फोकस जो था वो इंडिया में आओ, बिजनेस करो, यहाँ पे अपना एक बढ़िया एक टारगेट लेके आया था उन्होंने। एक प्री प्लान टारगेट था कि इंडिया में बिजनेस करना है, यहाँ से पैसे को उठाना है, वेल्थ को उठाना है और ब्रिटेन, इंग्लैंड में भेज देना है, यहाँ से पैसे को उठाकर ब्रिटेन में भेज देना। बस उनका ये मेन यही टारगेट था। उसके बाद क्या होता है, जैसे अंग्रेज जब चले जाते, क्योंकि उनका हमारे देश में रीति रिवाज से कोई खास लेना देना, उनका मतलब था कि तुम्हारी जिंदगी है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, किसी भी धर्म के हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये था कि मैं, हमारे लिए काम करो, हमारे अंडर में काम करो, हमारे नीचे काम करो, बस उनका ये सिंपल सा फंडा था। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, जब अंग्रेज जब चले गए थे 1947 में चले गए थे, जब 1947 में जब भारत से अंग्रेजों का काम खत्म हो चुका था, जा चुके थे, उस समय जब इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू, JLN, जवाहरलाल नेहरू जी और अंबेडकर जी, इन लोगों ने कहा था कि अब वो लोग तो चले गए हैं, उन्होंने अपना एक कानून भी दे दिया है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड आपको दे दिया है, लेकिन एक ऐसा भी सर कानून होना चाहिए जो कि सभी इंसानों को, सभी नागरिक को बराबर तरीके से जिंदगी जीने की बात करे। जैसे फॉर एग्जांपल, लड़कों को क्या मिलता था? पिता की संपत्ति मिल जाता था लड़कों को, लेकिन लड़कियों को नहीं मिलता था। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते थे, आप यहाँ देख सकते हैं इस बात को, कि यहाँ देखिए डॉटर्स, राइट ऑफ डॉटर्स, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ राइट ऑफ डॉटर्स। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ चीजें लूप होल में थी जो नहीं मिल पा रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने, दोनों लोगों ने काफी प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ये चीजें इंक्लूड नहीं हो पाई। और अंत में जाके उनको लास्ट टाइम में डीपीएसपी में, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी कुछ आइडिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस का कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए मेरा एक इंफॉर्मेशन है कि देखिए, जो मैटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में लिखा होता है, उसको आप कभी उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप राइट नहीं दिखा सकते। मतलब आप कहने का मतलब है कि आप उस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। वो मैटर स्टेट का है, स्टेट चाहे राज्य चाहे तो आपको प्रोवाइड करेगा, राज्य चाहे तो प्रोवाइड नहीं करेगा।
तो इसी को देखिए, डीपीएसपी का जो आर्टिकल होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है 36 से लेकर और 51 पे खत्म होता है। और डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4th नंबर के पार्ट में रखा गया, चौथे पार्ट में रखा गया। 3rd पार्ट तक तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन 4th पार्ट में रखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 से लेकर 51 तक के बीच में जितने भी मैटर लिखे हुए वो राज्य के पास है। राज्य चाहे तो अप्लीकेबल करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोवा जो पहला राज्य है जिसने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लीकेबल कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कह दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी धर्म के लोग रहेंगे, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम बात करेंगे अभी आने वाले, अभी थोड़े से 1-2 मिनट बाद, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आपके समझ के लिए बहुत जरूरी है कि गोवा ने क्या किया। गोवा ने कहा कि हमारे देश, हमारे राज्य में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी धर्म समुदाय विशेष के लोग हों, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ बिल्कुल सिविल रूल नियम काम करेगा गोवा के अकॉर्डिंग। देखिए, फिर आते हैं बात आगे, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। डीपीएसपी में अम्बेडकर साहब और जवाहरलाल नेहरू ने तो काम कर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद एक बिल आया जो अम्बेडकर साहब लेकर आए थे, जिसको कहते हैं हिंदू कोड बिल। 1954 में ये बिल क्या हुआ, इनेक्ट हो गया, हिंदू कोड बिल आया। और इसी को हम कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट भी आप कहीं कहीं सुनते होंगे, या फिर हिंदू लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। 1954 में इनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, स्पेशली हिंदू धर्म के लोग थे, उनकी डाइवोर्स, उनकी पॉलीगेमी पे और उनके राइट ऑफ डॉटर पे पूरी तरीके से पावर मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश की, अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आपको बकायदा कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके आप बोलेंगे कि मेरा, आपको डाइवोर्स लेने से कोई मना नहीं कर रहा है, आपको शादी करने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जो सामान्य जिंदगी की बात हो रही है तो आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। हिंदू वाले लोग जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, वो पति हो या पत्नी हो, दोनों लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाके जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करेंगे, या जो उनका एप्लीकेशन वगैरह जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के थ्रू वो अपना डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके अलावा हिंदू में ये भी रूल बनाया गया कि पॉलीगेमी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा विवाह नहीं कर सकता, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वाइफ मर गई है, किसी की वाइफ मर जाती है तो वो दूसरा शादी कर सकता है। किसी की वाइफ को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो उसको अंदर वो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई कि वो जनरेशन बढ़ा नहीं सकते वो लोग अपने, और या फिर बच्चा नहीं पैदा कर सकते। उस केसेस में देखिए कुछ एक्सेप्शन केसेस जिसमें आपके साथ पॉलीगेमी का रूल एप्लीकेबल हो सकता है, आप डबल शादी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ डॉटर, जितनी भी लड़कियां होंगी उनको अपने 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 नेटिव प्रॉपर्टी से अधिकार मिलेगा। अगर वो चाहे तो अधिकार ले सकती है, नहीं चाहे तो छोड़ सकती है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है, लेकिन वो डिमांड कर सकती हैं। चलिए, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गया है कि हिंदू कोड बिल से हिंदू मैरिज एक्ट 1951 बन गया, 44 में बन गया, तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस बना। उसके कुछ समय के बाद से, लगभग आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 साल के बाद से 1985 में 1985 में एक मैडम थी जिनका नाम था शाह बानो। ये 73 ईयर की एक लेडीज थी, 73 साल की एक लेडीज थी, और इनके हस्बैंड ने अचानक इनको बोला कि भाई मैं आपसे तलाक लेता हूं, और उन्होंने 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। अब ये 73 ईयर की लेडीज, जब उनका तलाक हो गया, हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया, तो ये अब आप समझ सकते हैं 73-74 साल की लेडीज, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो इस समय ना शादी कर सकती ना कुछ कर सकती, लेकिन उनके हस्बैंड ने बोल दिया था तलाक उनको देना है। इसके लिए वो क्या करती हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, डीसी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है कि भाई हमें तलाक तो चलो देने को आपने दे दिया, लेकिन एटलीस्ट हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए, मेरे लाइफ के लिए आपको कुछ मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, लाइक मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे या कुछ प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनकी बात को सुनता है और कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाँ कर दिया, मेंटेनेंस के लिए हाँ कर दिया। फिर इसने, इनके हस्बैंड ने अपील किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने भी शाहबानो के साथ थे, खड़े थे हाई कोर्ट वाले, और उन्होंने फिर भी अपना फैसला सुनाया कि ठीक है आपको मेंटेनेंस मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इनके हस्बैंड जाते हैं, अपील करते हैं, और 1985 में सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हाँ आपको मिलेगा मेंटेनेंस एज पर आईपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग। यहां तक आपको बातें मेरी समझ में आ चुकी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि आपको मिलेगी। लेकिन उसी समय सरकार राजीव गांधी की थी, राजीव गांधी की सरकार ने पूरा उलट फेर कर दिया। 1985 में आपको पता है 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था, इंदिरा गांधी जी के साथ एक हादसा हुआ था, और उसके बाद से 1985 में राजीव गांधी की सरकार है, इन्होंने इस पूरे मैटर को पलट दिया। शायद मैं इस पे किसी भी मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं कि इलेक्शन का मैटर था या कोई और मैटर था, किसी विशेष समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना किसी विशेष धर्म समुदाय को आहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आपको ये समझना होगा कि यूसीसी होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, और क्यों आजकल ये इतनी ज्यादा इस पे बातें चल रही, क्योंकि सरकार ने बोला है कि अब हम पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। तो इसलिए ये काफी इस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आपके
यूपीएससी प्री मेंस और बीपीएससी प्री मेंस और बाकी जितने भी सिविल सर्विस के पेपर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतने ही। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट एक आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके आगे की बात बताएंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड में किन किन चीजों को ऐड ऑन करने के बारे में बात की गई है और इससे किसको बेनिफिट हो सकता है और क्यों लोग इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, क्यों लोग मना कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लाओ, आप मत लाओ, ये कोड मत लाओ। इस पे वही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।